Hi, this is Shumpande and today I am delivering my third lecture on the topic of how the universe come into the existence. So, first we need to understand the what is universe. तो universe क्या है, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा और existence में कैसे आया. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी थ्योरी हैं, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी है, नेबुलर हाइपोथेसिस है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. अब क्या करते हैं लोग, जैसे कि मैं अगर खोलूँ यार, अभी भी मैं आजकल भी बच्चों को देखता हूँ तो वो सीधा सोलर सिस्टम से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. सोलर सिस्टम में ये है, वो है, ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी नियरेस्ट प्लैनेट का, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं पर लेकिन ये नहीं पता कि हाँ ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या पीछे इसके थ्योरी. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं जो ये थ्योरी देते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ हुई है, वो जो पक्की नहीं है. क्योंकि कोई भी चीज़ तो पक्की मतलब फैक्ट उनको नहीं पता. फैक्ट मतलब कि एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई है क्या नहीं, उनको फैक्चुअल नहीं नॉलेज है. बस उन्होंने एक तरह से हाइपोथेसिस, एक तरह से एस्टिमेट लगाया है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, जिस तरह के प्रमाण मिले हैं, और ये मतलब ये चीज़ सबसे ज़्यादा पॉसिबल मानी गई है. ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इसको पढ़ने के लिए हमें पहले कुछ टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे. जैसे कि यहाँ पे हमने 3 टर्म लिखी हुई है. सबसे पहले हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ. तो यहाँ पे चीज़ें क्या होती है, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, पहले मुझे थोड़ा सा इसमें वो करने दो, एडिट. ओके, सबसे पहले यहाँ पे हमने चीज़ लिखी है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस कह लो या हाइपोथेसिस कह लो, इसमें प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती. क्या चीज़ है हमें वो समझना पड़ेगा. हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि क्या तो कहते हैं कि कोई चीज़ अगर हुई है तो उसके पीछे रीज़न क्या है. तो हम उसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, गैसेस लगाते हैं. और गैसेस भी ऐसे नहीं होते कि हमने तुक्का मार दिया, नहीं तुक्का नहीं मारना पर लेकिन उसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन एक होनी चाहिए कि हाँ भाई एक रैशनल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि हाँ ये कुछ ये फैक्टर हैं कि जो हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ के पीछे हुई होगी, तब जाके ये चीज़ हो रही है. तो इसको हाइपोथेसिस कहते हैं. एजुकेटेड गैस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और रैशनल एक्सप्लेनेशन. रैशनल एक्सप्लेनेशन मतलब कि होते हैं कि जैसे कोई चीज़ हुई है, उसके पीछे मैं कह रहा हूँ कि हाँ इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि वो अगर आज वो स्कूल नहीं आया तो हाँ इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है क्योंकि उसकी सेहत कुछ दिनों से ख़राब थी. ठीक है, उसका पेट खराब हो सकता है, या ये रीज़न होता है कि हाँ आजकल बच्चों की छुट्टियां क्यों पड़ी हैं, इसके पीछे हाइपोथेसिस तो फैक्ट ही है कि कोरोना वायरस पहले, पर हाइपोथेसिस ये है कि हाँ लोगों को ये चीज़ें हो सकती है, वो हो सकता है. ठीक है, तो एक तरह से कोई एक आपको वो लगाना है कि हाँ भाई इसके पीछे रीजनेबल एक्सप्लेनेशन क्या है किसी चीज़ का होने के पीछे, तो उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है. अब जैसे कि नेबुलर हाइपोथेसिस है, बिग बैंग थ्योरी, तो इस तरह से हाइपोथेसिस आपको पक्का नहीं पता कि वो चीज़ हुई थी कि नहीं हुई थी. अब बिग बैंग थ्योरी आपसे मैं आगे जाके भी पढ़ाऊंगा. मेन फोकस मेरा बिग बैंग थ्योरी और नेबुलर हाइपोथेसिस ही रहेगा, जिससे हमारा ये पता लगता है कि हाँ कैसे हो सकता है, हमारे मतलब क्या पॉसिबल रीज़न रहे होंगे जिससे हमारे यूनिवर्स फॉर्म हुआ होगा. उसके बाद वो बाकी की सारी छोटी मोटी चीज़ें तो मैं बाद में अगले नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा कि हाँ सोलर सिस्टम क्या है, उसके अंदर की कौन कौन से प्लेनेट है, कौन इधर घूमता है, कोई उस साइड घूमता है, कितने उसके सैटेलाइट हैं, ये सब चीज़ें. ठीक है, तो हम आगे इस टॉपिक को जल्दी से कवर कर लेते हैं. तो हाइपोथेसिस होता है एक तरह से रैशनल एक्सप्लेनेशन. आपको तो कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ ऑब्जर्वेशन किया कि हाँ इसके पीछे पॉसिबल हो सकते हैं, ये पक्के नहीं है, बस ये याद रखना. ठीक है, उसका थ्योरी क्या होती है. थ्योरी का मतलब होता है कि आप इसको मल्टीपल क्या तो कहते हैं जगह पे इसको यूज़ करके देखने. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आपने उसको एक जगह पर नहीं 4 जगह करके देखा कि हाँ इधर भी एक चीज़ गिरी है, उधर भी एक अच्छी कर दी, तो उसके पीछे रीज़न क्या है. रीज़न क्या है कि हाँ भाई इसके पीछे ग्रेविटी है, तो हमें कुछ चीज़ पता लग गई, एक ठोस चीज़ पता लगी कि हाँ बच्चा ये है. तो ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं कि जहाँ जो 4-5 जगह पे एक्सेप्टेंस है, और जो उसके रिसर्चर और जो उसके वेरीफाइड जो उस पर रिसर्च करते हैं उनको ये प्रूव हो रही है कि बाद यहाँ ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ हुई है, तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज़ों को. ठीक है, उसके वेरीफाई मल्टीपल टाइम्स, और जो बहुत मल्टीपल टाइम्स ये वेरीफाइड हुई हो, अलग जगह पे प्रूव हुई हो. ठीक है, तो ये होता है. अब थर्ड होता है लॉ. और लॉ का मतलब कुछ नहीं, बस वही आगे फर्दर थ्योरी को वो किया हुआ है एक्सप्लेन की. जब उसको मैथमेटिकली आप प्रेजेंट कर दो तो आप बता सकते हो कि लॉ. अब जैसे कि लॉ आपने सुना होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ, तो ये सारी चीज़ें लॉ हैं कि इसके पीछे मैथमेटिकली इसको प्रूव कर देते तो लॉ बन जाते हैं. एक्सेप्टेंस बाय साइंटिफिक कम्युनिटीज. अब साइंटिफिक कम्युनिटी बनी हुई है. साइंटिफिक कम्युनिटी मतलब वो है कि जो काम ही साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करते हैं, तो वो जब भी कोई एक चीज़ के फर्दर रिसर्च करेंगे उसमें ये चीज़ आ जाएगा, तो वो चीज़ को मान के चलेंगे, कहेंगे कि हाँ ये चीज़ में है ही है. अगर उन्होंने एक्सेप्टेंस किसी चीज़ पर दे दी किसी लॉ पर, तो वो उसको मान रहे हैं कि हाँ. जैसे कि अगर आप मान के चलो कि आपने कोई रॉकेट भेजना ऊपर, जैसे कि अभी ये स्पेस एक्स का रॉकेट गया था एलॉन मस्क का, तो इसने क्या सब कुछ ये चीज़ मान के चला था ना कि ग्रेविटी का पुल भी रहेगा, आगे जाके ग्रेविटी भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद इतनी मास से में भेजना, तो सब कुछ मान के चल रहा है. क्यों पता, क्योंकि ये चीज़ प्रूवन है, ये लॉ है कि हाँ ये चीज़ होनी ही होनी है, तो वो मान के चल रहा है. तो लॉ का बस ये है, मच कम्प्लेक्स थ्योरी. अब तो थोड़े कम्प्लेक्स तो होना ये थ्योरी है. तो मेन फोकस हमारा थोड़ा सिंपल लिखना जाऊँगा टॉपिक, नहीं तो भी बच्चे फिर इससे थोड़ा वो हो जाएंगे, नहीं तो मैं बनाने लग जाऊँ तो भी साइंस वालों को भी समझना है. ठीक है, तो आगे मैं चलता हूँ. तो आगे देखते हैं. सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले हमारा सोलर सिस्टम आ गया, प्यारा सोलर सिस्टम. इसमें देखो क्या है, सबसे पहले बीच में हमारा अर्थ है. बड़ी प्यारी फोटो है, ऐसा लग रहा है हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन क्या क्या हो रखा है.
तो बीच में सबसे पहले हमारा सन आता है, सबसे उसके बाद पहले मर्क्यूरी होता है, फिर वीनस होता है, फिर अर्थ होता है, उसके बाद हमारा मार्स आता है, मंगल ग्रह, उसके बाद हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है, उसके बाद 4 ग्रह फिर आगे। अब पहले 5 ग्रह आते हैं मतलब हमारे आउटर प्लैनेट, आउटर शेल में, जिसमें हमारा प्लूटो भी होता है, पर प्लूटो को भगा दिया हमने। क्यों भगाया? क्योंकि उसके भी आगे कुछ पंगे थे, वो मैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा कि हाँ वो क्यों बाहर अपने उससे जाता था, वो दूसरों के बीच में आता था। तो आपकी एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनिट बनी हुई है, उसने इसको बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो हमारे आज के भी, अगर आप आज का सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो वो हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है। वो कब बाहर हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजन हुआ, मैं नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से कवर करूंगा। आज हम बात करेंगे मेनली बिग बैंग थ्योरी पे एंड नेबुला हाइपोथेसिस। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा मैंने इसलिए लिया कि ताकि आपको दिख जाए कि बीच में जो हमारा सन है, वो बीच में है, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम का याद रखना। अब सोलर सिस्टम से भी आगे बहुत सारी चीज़ें, सोलर सिस्टम है, फिर गैलेक्सीज है, फिर ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को हम क्लस्टर कहते हैं, फिर ग्रुप ऑफ क्लस्टर को हम सुपर क्लस्टर कहते हैं, फिर हमारे जितना नॉन यूनिवर्स हमारे इतना ही है। अब उसके आगे हमारे हमने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। उसके आगे और चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारा जो सन होता है वो बीच में होता है, मतलब कि इसको एक्सिस मान के आसपास हमारे रिवॉल्व करते हैं। क्या रिवॉल्व करते हैं? हमारे अलग अलग प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इसको याद रखने की ट्रिक है, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अर्थ नट्स, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक है। अब ये सब चीज़ हम कभी और पढ़ेंगे। अब मेन चीज हम मुद्दे पे आते हैं। जो हमारी जो सोलर सिस्टम है वो हमारे मिल्की वेव गैलेक्सी का पार्ट है। मिल्की वे गैलेक्सी मतलब गैलेक्सी को कहा जाते हैं हिंदी में क्या, आकाशगंगा, आकाशगंगा कहा जाता है इसको, ठीक है। पर जो हमारी गैलेक्सी है वो सिर्फ एक लौती नहीं कि हम कहते हैं कि इतनी बड़ी गैलेक्सी है तो ये नहीं, इसके मिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं जितनी हमें पता है, उसके बाद और भी हो सकती हैं। तो बहुत बड़ा यूनिवर्स, मतलब जो नॉन यूनिवर्स है वो वही हमें पता है, वही हमारे लिए मतलब बहुत है। वहीं तो जाने मतलब मुश्किल है हमारे लिए, दूसरे एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाने इतना हमारे लिए मुश्किल है। तो बता दो मिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। तो बस इतना याद रखना है कि जो हमारा सोलर सिस्टम वो पार्ट किसका है, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ओके। एंड मिल्की वे गैलेक्सी से जैसे कि यहाँ पे जैसे दे रखा है कि 125,000 लाइट ईयर्स डायमीटर। अब जहाँ पे एक लाइट ईयर वर्ड यूज हुआ है, अब लाइट ईयर काफ़ी लोगों को पता शायद नहीं होगी, तो मैं बता दूं कि लाइट ईयर्स हमारी डिस्टेंस की मेजरिंग यूनिट होती है, और सबसे बड़ी का मेजरिंग यूनिट जितनी भी हमने पता किया वो पार्सेक है, ठीक है। उसमें मतलब कितने लाइट ईयर्स होते हैं वो कमेंट सेक्शन में पता करना, ठीक है। अब देन इसमें क्या था कि यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी है, अब ठीक है। यहीं पे अब जैसे कि हमें क्या था कि यू आर हेयर, मतलब हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पे कहीं होगा, सन में उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, हमारे प्लैनेट। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो उसके बाद पता इसमें क्या, डू यू नो दैट द फ्यूचर डाटा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी क्या है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है, समझ में यहाँ पे गैलेक्सी है ये, ठीक है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का अलग गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी का अलग गैलेक्सी है, और मिल्की वे गैलेक्सी में छोटू सा पार्ट हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। उसके अंदर हमारा अर्थ है, फिर हमारे अर्थ के अंदर हम अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी जो हमें नोन में पता है, ठीक है। अब क्या तो कहते हैं जो ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी, अब ये कह रहे हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी एंड मिल्की वे गैलेक्सी आर एक्सपेक्टेड टू कोलाइड इन 4.5 बिलियन ईयर्स, मतलब कि आने वाले 4.5 बिलियन सालों में ये आपस में कोलाइड कर सकती है, मतलब आपस में टकरा सकते हैं। क्योंकि टकरा कैसे सकते हैं? क्योंकि आपस में मूव कर रही हैं। अब ये नहीं बीच में इंटैक्ट करके आपस में, मतलब ग्रेविटी इनमें पुल है तो आपस में अपनी जगह घूम रही है, अपने मौत से घूम रही है अलग अलग, मतलब कितने ट्रिलियन मिलियन सालों से, पर कभी भी आके कोलाइड कर सकती है। अब ये फ्यूचर के इवेंट है, ये मतलब मैं भी ये हाइपोथेसिस ही कह सकते हैं कि फ्यूचर में ये, क्योंकि स्टडी करते रहते हैं, जैसे साइक्लोन की स्टडी होती है कि हाँ फानी तूफान आने वाला है, पीछे जो तूफान वगैरह आए हैं, फानी तो बहुत पहले आया था ओडिशा में। तो अब ये सब जो उसको कंटिन्यूसली उसको जज करते रहते हैं कि हाँ यहाँ से ये साइक्लोन अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से यहाँ से उठा, अब ये धीरे धीरे यहाँ पे मूव कर रहा है। अब उसका पक्का नहीं है, वो एक तरह से अपने पाथ पे है, और धीरे धीरे मूव करके हवा कहीं और लग, जैसा भी कहा था कि उन्होंने मुंबई को हिट करेगा, मुंबई की थोड़ी जगह पे हिट करके वो गायब हो गया, वो गुजरात साइड चला गया। तो पक्का नहीं है चीज़ होएगी नहीं, पर जिस तरह से मूवमेंट देखी जा रही है तो कह रहे हैं जिस तरह से मूवमेंट, जिस तरह से स्पीड को कैलकुलेट किया गया है तो वो 4.5 बिलियन साल पर टकराएगी। जब टकराएगी तब हम देखते हैं, उस टाइम हमारा यूट्यूब अगर जिंदा रहा तो हम फिर उस पर बात करेंगे। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखो छोटा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक टेलीस्कोप है। अभी टेलीस्कोप क्या भला है? अब ये छोटा सा टेलीस्कोप नहीं, बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, सबसे बड़ा भी नहीं पर एक वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीस्कोप। अब इसको नाम दिया गया है एडविन हबल के नाम पे, हबल स्पेस टेलीस्कोप। अब ये भाई साहब कौन है? अब ये एडवर्ड हबल ने ही हमारी जो थ्योरी दी थी कि हाँ भाई हमारा क्या तो कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो मतलब एक तरह से बिग बैंग थ्योरी तो जॉन लमात्रे ने दी थी, पर उन्होंने ये कहा था कि यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड कर रहा है, वो मैं बिग बैंग थ्योरी में भी आऊँगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो बस ये याद रखना जी, ये हबल टेलीस्कोप है, सबसे अच्छा टेलीस्कोप है, तो वन ऑफ द वर्सटाइल टेलीस्कोप है जो नासा ने हमारे क्या कहते हैं लोअर ऑर्बिट में छोड़ा हुआ है अर्थ के। बस वो क्या करता है, उसका काम यही है कि जैसे ये देखिए लाइन मार रहा है ना, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी अलग अलग जड़ी गैलेक्सी हैं उस पर ये नज़र रखता है कि हाँ उनकी क्या मूवमेंट है। अब धीरे धीरे इनको इन्फॉर्मेशन देता रहता है, तो नासा अपनी बस इन्फॉर्मेशन से इसको आगे वो कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे, अब आगे ये एडविन हबल का नाम है। तो इस बंदे ने, अब देखो यहाँ पे दो एक वर्ड आया है, तो मेरे वर्ड अच्छा लगा तो मैंने रख ली थी स्लाइड। इसमें लिखा है कि कॉस्मोस। अब कॉस्मोस का मतलब
बहुत कम लोगों को पता। कॉस्मोस का मतलब वो अलग अलग ले जाते हैं। कॉस्मोस का मतलब पहले होता है एक वर्ल्ड, उसका मतलब वर्ल्ड भी होता है, उसका मतलब ऑर्डर भी होता है। तो कॉस्मोस का मतलब ही है कि किस ऑर्डर में हमारा वर्ल्ड है, मतलब यूनिवर्स किस ऑर्डर में है, किस तरह चल रहा है, ठीक है। अब क्या तो कहते हैं कॉस्मोलॉजी का वर्ड आ जाता है कि हाँ भाई हमारा यूनिवर्स की जब स्टडी करते हैं कि किस तरह वो चल रहा है, क्या उसकी मूवमेंट है, तो उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। लॉजी वर्ड किसके अंदर आगे भी लग गया, बायोलॉजी है, तो उसका मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ पर्टिकुलर आइटम। तो कॉस्मोस की स्टडी तो क्या होगा, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आ गई। अब सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पे आपके 1 सेकेंड, मिल्की वे गैलेक्सी की बात की थी, उसके बाद हमने क्या तो कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी की बात की है। तो उसके बाद एक और वर्ड आता है आपका क्लस्टर। अब क्लस्टर का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे, सबसे पहले तो हमारा सोलर सिस्टम है, लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम एक मिल्की वे एक गैलेक्सी में हो सकते हैं। कोई भी गैलेक्सी, मिल्की वे, एंड्रोमेडा, कोई भी गैलेक्सी जितना हमें पता है, हमें पता कहते हैं कि हमें अपने सोलर सिस्टम को पता है, और भी बहुत सारी मिलियन सोलर सिस्टम हो सकते हैं, ओके। एंड देन फिर क्या होता है कि अब अलग अलग गैलेक्सीज हैं, ठीक है। अब तो बहुत सारी गैलेक्सियां मिल जाती हैं, जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, एक मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसे लाखों करोड़ों गैलेक्सियां मिल जाती हैं, मिलियन ट्रिलियन, तब जाके वो क्लस्टर बनता है, ठीक है। समझो इतनी बड़ी है तो क्लस्टर बनता है। अब क्लस्टर को भी आप बहुत सारे मिला दो, मिलियन ट्रिलियन, तो क्या बनता है, सुपर क्लस्टर। आप हमारी फक्र की बात ये देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है सरस्वती, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी डिस्कवर्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। अब इंडियन साइंटिस्ट ने कुछ ढूंढ लिया था कि हाँ पे एक सुपर क्लस्टर जो बहुत सारी गैलेक्सियों से बना है, मतलब बहुत सारे क्लस्टर, पहले तो बहुत सारे गैलेक्सियों से क्लस्टर बना, उस सारे बहुत सारे क्लस्टर मिलकर मिलियन ट्रिलियन से एक सुपर क्लस्टर बना, जिसको हमारे इंडियन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, सरस्वती सुपर क्लस्टर, ठीक है। तो बस यही है यहाँ पे, यहाँ तक बस ये सब चीज़ें हैं। अब आगे हम चलते हैं, मेरे ख्याल से बिग बैंग थ्योरी स्टार्ट होनी चाहिए, नहीं है जो। अब जैसे कि इसमें क्या लिखा, गैलेक्सी लाइक मिल्की वे इज अ ग्रुप ऑफ स्टार बाउंड टुगेदर विद ग्रेविटी। मैं आपको बताया था ग्रेविटी के बाउंड से वो रहती हैं। मिल्की वे गैलेक्सी अपने एक ग्रेविटी पुल रखता है, जिसके वो एक अपनी मिल्की वे गैलेक्सी दूसरों के अपनी चीजें दूसरों पे नहीं फेंक रही, वो एक जगह पे पुल है, ठीक है। अपनी गैलेक्सी एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी, तो सारी में एक तरह से ग्रेविटी पुल रहता है। देयर इज अबाउट 100 बिलियन मोर गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। तो बहुत सारी गैलेक्सी, मतलब हमें पता ही है कि बहुत सारी गैलेक्सियां भी हो सकती है। इसके अलावा जितना हमें पता है, हमें अपने मिल्की वे, एंड्रोमेडा, थोड़े बहुत गैलेक्सी के बारे में पता है, बहुत सारी कहते हैं कि हो सकती है। ओवर द टाइम द सेवरल गैलेक्सी ग्रुप टुगेदर फॉर द फॉर्म अ क्लस्टर। अब बहुत सारी गैलेक्सियों को तुम मिला दोगे तो उसको क्या बन जाएगा, क्लस्टर बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है मल्टीपल क्लस्टर फॉर्म अ सुपर क्लस्टर। अब बहुत सारे क्लस्टर को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, सुपर क्लस्टर, ठीक है। अब उसके कह रहा है और मिल्की वे अलॉन्ग विद अबाउट 13, अब ये कह रहा है कि 1300 नेबरिंग गैलेक्सी हमारे पास, 1300 लगा लो। इज टुडे अ मेंबर ऑफ द विर्गो क्लस्टर। वो मेंबर किसका, विर्गो क्लस्टर का, विच इज टर्न अ पार्ट ऑफ द लैनिकिया सुपर क्लस्टर, ठीक है। तो यहीं पे ये वर्ड था कि जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है वो किसका पार्ट है, किस सुपर क्लस्टर का पार्ट है, वो लैनिकिया सुपर क्लस्टर का पार्ट है, ओके। बस ठीक है, आगे आ जाओ। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, गैसेस प्लैनेट, अलग अलग है। जैसे कि हम अगर प्लैनेट को बांटे तो दो तरीके से बांटे, जोवियन प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कह लो, या सॉलिड प्लैनेट कह लो, या गैसेस प्लैनेट कह लो, ठीक है। तो कुछ प्लैनेट है जो बाहर के, जो हमारे मेटरॉइड बेल्ट के आगे, तो वो एस्ट्रॉइड बेल्ट के आगे जो है तो वो हो जाते हैं हमारे गैसेस प्लैनेट, और जो से पहले हो जाते हैं वो होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ओके। ओके राइजल, आगे चलो। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें बंदे का नाम आता है जॉर्ज लमार्टे, जो जॉर्ज लैमेंटियर, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक एस्ट्रोनॉमर, एक फिजिसिस्ट एंड कैथोलिक प्रीस्ट है, ठीक है। अब ये सबसे मेन बंदा है, ठीक है। और जो सबसे प्रोपाउंड थ्योरी जो दी है इन्होंने बिग बैंग थ्योरी की, और जो बिग बैंग थ्योरी दी है इन्होंने, ये सबसे ज़्यादा मानी जाती है कि हमारे जो यूनिवर्स का विकास, जो यूनिवर्स बनी है, जो एग्जिस्टेंस में आई है, वो बिग बैंग थ्योरी करके ही आई है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी में कुछ नहीं हुआ था, मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। जो बिग बैंग, ओ 1 सेकेंड, चल 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 ठीक है बच्चे। तो देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो हमारी बिग बैंग थ्योरी थी, उसमें क्या हुआ था, एक छोटा सा कण था। अब एटम लगा लो आप, ठीक है। एटम कितना, जो आपका बॉल पेन का जो आगे का पॉइंट होता है ना, जो बॉल पेन में करके नीचे गिर जाता था, पेन जो टूट जाता था, वो बॉल पेन जो होता है हल्का सा, मतलब आप कहीं पे पॉइंट लगाओ पेन से, तो उससे भी छोटा एक एटम था। कैन यू बिलीव इट, ठीक है। ये छोटा सा एटम था। इसमें क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम इसमें एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। अब इसमें एक्सप्लोजन होता है, अब धीरे धीरे एक्सप्लोजन होने के बाद क्या होता है कि ये फैलना स्टार्ट करता है, मैसिव। उसके बाद क्या होता है, बहुत मैसिव एनर्जी रेडिएट करता है अपने आप में, ठीक है। तो ये जो हमारा एटम था, इसका क्या तो कहते हैं, पहले वेट इन्फिनाइट था, टेम्परेचर इन्फिनाइट है, वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। अब धीरे धीरे ये एक्सप्लोड करता है, आगे चलता है, धीरे धीरे ये आगे चलता है। मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा तो पता लगेगा। तो धीरे धीरे आगे चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे जब कुछ टाइम बीतेगा, सबसे पहले एक 3 मिनट या 3 सेकंड बाद एक आपका एटम फाउंड होएगा, धीरे धीरे कुछ और चीज़ें फाउंड होएगी, धीरे धीरे बहुत सारी सेलेब्रियल बॉडी आएंगी, फिर मासेस बनेंगे, फिर हजारों लाखों 13.7 बिलियन ईयर्स के बाद क्या होता है, जो हम आज देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो हमारी यूनिवर्स बना हुआ है, वो एक छोटे से
क्या परमाणु कहते हैं हिंदी में, एटम से निकल के फट के बना है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे आते हैं जो हमें अच्छे से इसका व्यू देगी। ठीक है बच्चे, तो ये देखो इसमें क्या लिखा है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, वो छोटा सा एटम हमारा फट के देखो ऐसे बन गया, धीरे धीरे उसने ओवर पीरियड ऑफ फ्यू मिनट बाद उसमें फर्स्ट न्यूक्लियस आता है, उसके बाद 3000 साल बाद फर्स्ट एटम फॉर्म होता है, फिर धीरे मिलियन ईयर में अलग अलग गैलेक्सीज बनती हैं, एक्सपेंशन होता है। तो आज के टाइम में हमारा प्रेजेंट डे में 13.7 बिलियन ईयर्स के बाद ये प्रेजेंट सिनेरियो पे हम आजकल खड़े हुए हैं, जो हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे सोलर सिस्टम वगैरह हो रखा है। ठीक है, तो ये अब आगे जाके ये भी कह रहे हैं कि सन एक्सपेंड्स टू रेड जायंट, वो फालतू चीजें हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये हाइपोथेसिस दिया हुआ है। इसमें देखो क्या बात है, शुरू समझो। इसमें जो बिग बैंग थ्योरी है ये इन्होंने दी थी। इसमें ये कहा गया एक एटम में एक्सप्लोजन हुआ, मैसिव उसने हीट जनरेट की, मैसिव एनर्जी जनरेट की। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ता रहा तो वो कूल होता गया। ठीक है, कूल होने के बाद अलग अलग मासेस में भी यूनिवर्स बनी, गैलेक्सी बनी, अलग चीजें करी। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी की बुक में ये कहा गया कि इसमें 3 सेकंड बाद कहा गया, इसमें 3 मिनट बाद कहा गया कि सबसे पहला मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ ऐसे ऐसे करके। ठीक है, न्यूक्लियस वगैरह फॉर्म हुआ, तो ये चीजें हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपने चाहूंगा इस बंदे के बाद, अब ये एडविन हबल क्या आते हैं, एडविन हबल आते हैं, ये कहते हैं कि भाई जो यूनिवर्स है ना वो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इन्होंने ये क्यों कहा कि यूनिवर्स एक्सपेंड करना, यूनिवर्स एक्सपेंड करने का मतलब ये ना समझना कि हाँ भाई हमारा अर्थ बड़ा हो रहा है या सोलर सिस्टम बड़ा हो रहा है, नहीं। जो गैलेक्सीज है ना, एक गैलेक्सी है उसके बीच में दूसरी गैलेक्सी, तीसरी चौथी ऐसे मिलियन गैलेक्सी, उसके बीच में उसमें स्पेस आ रहा है, मतलब दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, दूर कैसे जा रहे हैं, इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे, जो भी इन्होंने वो रिसर्च की थी, उसका इन्होंने तर्क दिया डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट और कह सकते हैं रेड शिफ्ट। अब रेड शिफ्ट का मतलब ये थोड़े साइंस वाले को मतलब खुश हो गए होंगे, हाँ हमें तो पता ही है। अब रेड शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे आप कोई भी चीज को क्या था, हमें पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि स्कैटर का मतलब क्या होता है। स्कैटर मतलब बिखरना। आपको सबको पता है सबसे कम स्कैटरिंग किसमें होती है, रेड लाइट में। ठीक है, और उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि उसको दूर करते जाओगे तो वो चीज लाल होती जाएगी। ठीक है, जितने भी आपकी आंखों से दूर होती जाएगा, व्हेन अ स्टार मूव्स अवे फ्रॉम अस, रन्स अवे फ्रॉम द लाइट। 1 सेकंड मैं थोड़ा एडिट कर लूं, टेकिंग टू मच टाइम। ठीक है बच्चे, तो इसमें देखो कि इसमें कहा गया है कि यहाँ पे कि व्हेन अ स्टार मूव्स अवे फ्रॉम, runs away from the light emits in direction, this makes the light waves see expand because of the wavelength longer, usual light shift towards the red side and spectrum। बेसिकली मैं सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि देखिए कोई भी एक चीज़ होती है, अगर वो आपके जैसे कि यहाँ पे आंखें हैं, अगर वो आपके पास आ रही होती है तो वो चीज़ धीरे धीरे नीली अपीयर होनी स्टार्ट हो जाती है, और वही चीज़ अगर आपसे दूर जा रही है तो वो रेड अपीयर होने लगती है। अब जब ये इन्होंने नज़र रखी होगी, जैसे हमें पता है कि एस्ट्रोनॉमी ये नज़र रखते हैं हमेशा हमारी गैलेक्सी पे क्या हो रहा है क्या नहीं, तो दूसरी गैलेक्सी इनको थोड़ी दूर जाती हुई दिखेगी, तो रेड इफेक्ट बढ़ता क्या होगा इनसे। ये यहाँ पे जैसे कि मान के ये देख रहे हैं, यहाँ पे नज़र गड़ा के अपनी देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके, धीरे धीरे ना ये चीज़ जो इनकी गैलेक्सीज हैं ये दूर होती गई, तो इनको ये रेड अपीयर होती गई, तो ये कह रहे हैं कि रेड इफेक्ट हो रहा है, मतलब कि अभी भी वो हमारी गैलेक्सी एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, तो ये रीज़न उन्होंने दिया, तो एडविन हबल ने ये चीज़ किया कि हाँ हमारी गैलेक्सी एक्सपैंड हो रही है, धीरे धीरे दूर जा रही है, तो ये रेड शिफ्ट का ये एक तरह से उन्होंने कारण दिया बस। तो ये आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, ये हमारी यहाँ पे थ्योरी खत्म हो गई। चलो ये उन्होंने माना कि हाँ भाई सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी हुई कि एक ब्लास्ट हुआ, धीरे धीरे एक मॉलिक्यूल से एक एटम से अलग अलग चीज़ें बनी, धीरे हमारी गैलेक्सी वगैरह यूनिवर्स सब कुछ हमारे एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। अब लेकिन कोई ये हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हाँ किसी ने बहुत सारी पढ़ के चीज़ें बनाई, हाँ ये आपके क्या तो कहते हैं एक तरह से एक्सपेरिमेंट या आपने एक तरह से ऑब्जर्वेशन करके ये चीज़ दी है, और ये सबसे ज़्यादा मानी जाती है एक तरह से। पर लेकिन कोई एक बंदा दे कोई मानेगा तो है नहीं। पर दूसरी आपकी आती है नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट फोटो देखो आप, नेबुलर हाइपोथेसिस। ओके, अब नेबुलर हाइपोथेसिस क्या होता है, यहाँ पे आप दो बंदे को देख रहे होंगे, एक है इमैनुअल कांट और एक लैपलेस के ये मैथमेटिशियन था। तो इसमें क्या हुआ, इमैनुअल कांट ने एक तरह से ये दिया था कि नहीं भाई ऐसी चीज़ नहीं हुई है, मैं तुम्हें बताता हूँ होता क्या है। अब इसमें क्या हुआ था कि बेसिकली एक बार 1 सेकेंड तुमको अच्छे से यही है। ओके चलो, इसमें कहा था कि एक तरह से क्लाउड था। ठीक है, एक क्लाउड था यहाँ पर। इन्होंने ये कहा कि एक जो क्लाउड था वो किससे भरा हुआ था, गैसेस से भरा हुआ था और बहुत सारी डस्ट से भरा हुआ था एक क्लाउड। अब ये क्या हुआ कि क्लाउड हल्का हल्का बीच बीच में आराम से घूम रहा था, धीरे धीरे घूम रहा था, बहुत साल बाद, मिलियन ट्रिलियन साल धीरे धीरे करके घूम रहा था। ठीक है, क्लाउड तो उस टाइम कुछ भी एग्जिस्टेंस में नहीं था, यूनिवर्स अर्थ कुछ भी नहीं, धीरे धीरे क्लाउड था जिसको हमने नेबुलर क्लाउड या जिसको आप नेबुलर क्लाउड कह सकते हो। ठीक है, तो वो आराम से घूम रहा था।
आराम से ऐसे करके। जो क्लाउड किसका था, इसके अंदर कुछ गैसेस थी और कुछ डस्ट थी। डस्ट भी कौन सी, कॉस्मिक डस्ट, ठीक है, कॉस्मिक डस्ट, ऐसे करके, ठीक है। तो आराम से वो घूमता रहा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें जो ये घूमता, अब हमें पता है कि क्या तो कहते हैं, कोई भी चीज़ अगर एटम में उसमें एनर्जी होती है तो उसके बाद वो घूमता है तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो धीरे धीरे घूमने के बाद क्या होता है, इसमें बीच में एक जनरेट होने लगती है एनर्जी, ठीक है। और बेसिकली वो किसकी होती है, मैक्सिमम हाइड्रोजन प्लस हीलियम, ठीक है। और धीरे धीरे जनरेट होती है। और वो धीरे धीरे जनरेट होएगी तो वो उसके आसपास की चीज़ें भी, वो बहुत ही बड़ी थी, तो आसपास की चीज़ें भी इनके पास अट्रैक्ट होने लगी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखी है, ठीक है। जैसे कि वन सेकेंड, जैसे कि एक यहाँ पे लड़की है, ठीक है। अब लड़की अपने हाथ या पैर से फैला के थोड़ा सा घूमती है, स्केटिंग, आइस स्केटिंग करती है, तो वो बहुत मतलब टाइम लेती है कि वो अपने पूरे मोमेंटम से घूम नहीं पाती। अगर वो क्या तो कहते हैं अपने हाथ पैर समेट लेती है, उसके बाद घूमना स्टार्ट करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम बनता है इसमें, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम बनने से इसकी स्पीड और तेज हुई। इसकी स्पीड तेज होने के बाद इसने अपना फॉर्म स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे क्या होएगा, अब धीरे धीरे इसमें ये हुआ कि सबसे पहले जो इसने अंदर अपने सन बनाना स्टार्ट कर दिया। अब सन को अगर आज के टाइम में आप देखो तो उसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ें होती है, उसके हाइड्रोजन हीलियम ही होता है। तो ये भी कह रहा है कि हाइड्रोजन हीलियम जो था इसके अंदर, सन के अंदर बन गया, वो धीरे धीरे बन रहा। और बाहर इसने हैवी एलिमेंट फेंकने स्टार्ट कर दिए। और हैवी एलिमेंट मतलब कि आपको पता है कि सोलर सिस्टम में जो आपके ये तो इंटरनल आपके 4 प्लैनेट हो गए, ठीक है, 4 प्लैनेट है। उसके बाद जो बाहर एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जो हैं वो गैसेस प्लैनेट हैं, इनको जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। तो इसने ये कहा कि जो डेंसर गैसेस वाली चीज़ें थी वो इसने बाहर फेंकनी स्टार्ट कर दी। और बाद में उसके बाद ये सब बनने के बाद, जैसे कि बाहर के प्लैनेट बाद में बने, पहले बने, उसके बाद अंदर के प्लैनेट बाद में बने। तो ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। मैं अगली स्लाइड में दिखा देता हूँ। तो ये होने के बाद ये कहते हैं कि जैसे उसके बाद 1 सेकेंड मेरे को दिखाने दे, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे इनका ये बना, ठीक है, कि पहले वो छोटा सा सन बना, तो बीच में अभी जो हाइड्रोजन हीलियम है वो हमारा सन है। फिर धीरे धीरे इसके डिस्क बनी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। इसको प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। उसकी मैंने सेपरेट एक तरह स्लाइड भी रखी है, प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क, ठीक है। तो इस तरह की वो बनने लगी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा एक तरह से हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस ने ये कहा कि एक क्लाउड था जो डस्ट और गैसेस से भरा हुआ था। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये क्लाउड डस्ट और गैसेस आराम से घूम रहा था। अब धीरे धीरे इनमें हीट और टेम्परेचर जनरेट हुआ। टेम्परेचर जनरेट होने के कारण इन्होंने क्या किया, बीच में एक सन बना लिया। और जो बाहर की चीज़, जो बाकी की गैसेस थी, उन्होंने डेंसर गैसेस को बाहर फेंकने लग गया, ठीक है। नेपच्यून वगैरह ये सब बनने लगे, ठीक है। ओके ओके, ये नेबुलर क्लाउड की एक और फोटो है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, दो चीज़ें यहाँ पे, फ्यूजन और फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो जो फ्यूजन होता है, जो यहाँ पे हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें क्या हुआ, दो चीज़ें, जब लाइटर एटम आपस में जुड़ के एक बड़ा बनाते हैं उसको फ्यूजन कहा जाता है, जो कि यहाँ पे हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन। और जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें क्या होता है कि दो जो एटम होता है वो 2 स्मॉलर वन में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या है, जैसे कि इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। अब सन देखो, सन में अब इसमें क्या लिखा था, सन कंसिस्ट लार्जली हाइड्रोजन गैस, इट इज एनर्जी कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूजन। तो एनर्जी आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है। हाइड्रोजन हीलियम के मैक्सिमम गैसें आते हैं। सन इज हॉट रिली, जो हम अगली बार जब अगले नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मैं सब कुछ सन के बारे में पढ़ाऊंगा, बाकी प्लैनेट के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे प्लैनेट अलग अलग वो किस तरह रोटेट करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। जैसे कि एक, अब दो चीज़ें होती है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। अभी दोनों में फ़र्क है। रोटेशन मतलब अपनी जगह पे घूमना, जैसे कि मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, वो लड़की थी अपनी जगह पे घूम रही थी, उसे रोटेशन कहा गया। और रेवोल्यूशन होता है कि आप किसी एक चीज़ को एक्सेस मान लेते हैं, उसके आसपास घूमते हैं। तो जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो रेवोल्यूशन करते हैं, रोटेशन नहीं करते। वो रोटेशन तो करते ही अपनी जगह पर, एक तरह से रेवोल्यूशन भी करते हैं, बीच में किसको एक्सेस मान के, सन को मान के। अब सन भी अपनी जगह घूमता है, काफ़ी कम लोगों को पता है, पर सन भी अपनी जगह पे घूमता रहता है, ठीक है। और उसके बाद दो ही हमारे ऐसे प्लैनेट है जो अलग घूमते हैं, आपको दिख रहे होंगे, वीनस एंड यूरेनस, ठीक है। ये दो ही प्लैनेट है जो आपके क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सारे क्या घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो बस यही हमारी
वो है। बस इतना याद रखना है आपको। दो हमारे मिले नेबुलर हाइपोथेसिस में ये हुआ था कि जब वो बना था धीरे धीरे उस जब सर्कल बना, तो ये एक तरह से उतनी नहीं मानी गई है, पर लेकिन ये भी एक तरह से कहा गया कि हाँ अगर धीरे धीरे इसमें अब जैसे कि यहाँ पे फ्यूजन हुआ तो न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद यहाँ बीच में सन बन गया, धीरे धीरे जो अलग अलग पार्टिकल्स थे वो घूमते रहे, उसके बाद वो फट फट के धीरे धीरे उनमें एनर्जी आई, सीड्स उनमें डलते रहे, उसके बाद धीरे धीरे वो आपस में आसपास घूम के प्लैनेट बन गए। ठीक है, ओके 1 सेकेंड। अब मैं आता हूँ अपने आखिरी स्लाइड पे। अब यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा, आप कहोगे कि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल क्यों है, तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे कि हमारे जो हाइड्रोजन और हीलियम एलिमेंट सबसे ऊपर है, तो ये हमारे लाइटर एलिमेंट। अब जितना नीचे जाओगे जैसे कि अलग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, ये सब अपने डेंसर मेथड से थोड़े भारी एलिमेंट हो जाते हैं, हायर होते हैं, ऊपर वाले हल्के होते हैं। तो ये आपको बाहर मतलब आउटर स्पेस मतलब आपको एक्स्ट्रा ब्रैकेट जो हमारे आउटर प्लैनेट उसमें मिलेंगे, और जो आपको बीच में मिलेंगे वो गैसेस वगैरह इस साइड मिलेंगी। ठीक है, सो बस ये हमारा टॉपिक था आज। ठीक है, तो हमारी ये दो मेन सी बिग बैंग थ्योरी और नेबुला हाइपोथेसिस कैसे हुआ, तो यही हमारे जो मेन रहा था। अगली बार हम पढ़ेंगे कि हाँ सन क्या है और हमारे अलग अलग अर्थ जो प्लैनेट वगैरह हैं वो किस तरह काम करते हैं, किस तरह रोटेट करते हैं, कितने दिन होते हैं, क्या उसके वो अलग अलग सैटेलाइट्स आते हैं, ये सब अगले उसमें पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।